हेलो फ्रेंड्स, आज पीजीबीपी हेड में हम करने वाले हैं सेक्शन 35 एबीबी टेलीकॉम लाइसेंस। मतलब अगर एसएससी टेलीकॉम लाइसेंस एक्वायर करता है, उसके एक्विजिशन की कॉस्ट इनकर करता है, तो उस एक्विजिशन कॉस्ट का डिडक्शन उसे सेक्शन 35 एबीबी में अलाउ हो जाएगा। टेलीकॉम लाइसेंस होता क्या है? एसएससी जो लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑब्टेन करता है उसे टेलीकॉम लाइसेंस कहते हैं। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री ऑपरेट करना और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एसएससी जो लाइसेंस लेता है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट का डिडक्शन सेक्शन 35 एबीबी में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीकॉम लाइसेंस के लिए एसएससी एक्विजिशन पर एक्सपेंडिचर इनकर करता है। अगर एसएससी एक्विजिशन पर एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो एसएससी के पास दो ऑप्शन हैं। या तो एसएससी सेक्शन 35 एबीबी में डिडक्शन क्लेम करे, अल्टरनेटिवली ये टेलीकॉम लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट है, इस पर एसएससी सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है, तो अगर और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम सेक्शन 35 एबीबी में डिडक्शन अलाउ करेंगे। ठीक है, और अगर एसएससी टेलीकॉम लाइसेंस यूज करने के लिए एक्सपेंस इनकर करता है, यूज करने के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑब्टेन करने के लिए एसएससी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है, एसएससी टेलीकॉम लाइसेंस यूज करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अलग हो जाएगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 35 एबीबी एक्विजिशन कॉस्ट का डिडक्शन अलग होता है अवर सर्टेन प्रीवियस ईयर्स। तो कुछ प्रीवियस ईयर्स में एसएससी इसकी एक्विजिशन कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन कर सकता है। जैसे अगर ये लाइसेंस की लाइफ 10 इयर्स है और एसएससी ने 10 लाख एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, एवरी ईयर 1 लाख का अमोर्टाइजेशन एसएससी को अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अमोर्टाइजेशन पर डिटेल में बात करते हैं। एसएससी इस टेलीकॉम लाइसेंस फीस का अमोर्टाइजेशन कर सकता है अगर ये लाइसेंस फीस एक्चुअली पे की गई है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाद में हुआ और एसएससी ने लाइसेंस फीस का पेमेंट पहले कर दिया, ये डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। तो यहां पर एक्चुअल पेमेंट को देखा जाएगा, एक्चुअल पेमेंट को देखा जाएगा। अगर लाइसेंस फीस का पेमेंट एसएससी ने डीसीबी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले किया है, तो सर्टेन प्रीवियस ईयर्स का क्या मतलब होगा? जिस साल एसएससी का बिजनेस कमेंस हुआ और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स वो वाले जब तक ये लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स वो वाले जब तक ये लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा। और स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन इस केस में क्या होगा? जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ तब से डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर एसएससी ये लाइसेंस फीस का पेमेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करता है, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद करता है, तो जिस साल लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट हुआ वो हो जाएगा स्टार्टिंग ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स वो वाले जब तक ये लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा। तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन इस केस में क्या हो जाएगा? डेट ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो दो बातें हैं यहां पर, सर्टेन प्रीवियस ईयर्स में अमोर्टाइजेशन होगा। पहली बात, अगर ये लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट एसएससी ने डीसीबी से पहले किया है तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और अगर एसएससी ने डीसीबी के बाद लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट किया है तो
स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग ईयर वेरी कर सकता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या होगा? जब उस लाइसेंस की लाइफ खत्म हो रही है, एक्सपायर हो रही है। तो सर्टेन प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये है। तो लाइसेंस कॉस्ट का अमोर्टाइजेशन इस तरीके से किया जाएगा। तो इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारती एयरटेल लिमिटेड ए कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एक्वायर्स ए टेलीकॉम लाइसेंस। लाइसेंस कब एक्वायर किया गया? 20 अप्रैल 2020 को, 20 अप्रैल 2020 को। और लाइसेंस की लाइफ है 10 इयर्स, जो एंड होगी 31 मार्च 2020 को। और लाइसेंस फीस है 15 लाख। तो 15 लाख लाइसेंस फीस है और लाइसेंस की लाइफ है 10 इयर्स। अब आपको कहा जा रहा है आप अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करें अंडर सेक्शन 35A(b)(b). सिचुएशन नंबर 1, अगर इसी ईयर में, सेम ईयर में लाइसेंस फीस का पेमेंट कर दिया गया है। सेम ईयर क्या? जिस साल लाइसेंस एक्वायर हुआ, जिस साल लाइसेंस एक्वायर हुआ। लाइसेंस एक्वायर कब हुआ? 2021 में। और लाइसेंस फीस का पेमेंट भी 2021 में, सेम ईयर में ही कर दिया गया। एक्विजिशन ईयर ही पेमेंट ईयर है। तो फिर अमोर्टाइजेशन कैसे होगा? आपकी लाइसेंस फीस है 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स। ठीक है, तो एवरी ईयर आप 1.50 लाख, 1.5 लाख का अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। और ये कब से शुरू होगा? ये शुरू होगा 2021 से, 2021 से लेकर 2029 और 30 तक। ठीक है, 10 इयर्स में अमोर्टाइजेशन होगा। टोटल 15 लाख है, एवरी ईयर 1.5 लाख। ठीक है, तो हमने क्या किया? 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, एवरी ईयर 1.5 लाख का अमोर्टाइजेशन अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 35A(b)(b). ठीक है, फिर सिचुएशन नंबर 2, अगर लाइसेंस फीस का पेमेंट, लाइसेंस कॉस्ट का पेमेंट किया जाता है अगले साल में, अगले साल में मतलब 21-22 में। ठीक है, अगर लाइसेंस फीस अगले साल पेमेंट हुए, लाइसेंस एक्वायर तो कब कर लिया गया? लाइसेंस एक्वायर तो 20 अप्रैल 2020 को ही एक्वायर कर लिया गया, मतलब 2021 में लाइसेंस एक्वायर हो चुका है, लेकिन पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुआ। नेक्स्ट ईयर में मतलब 21-22 में पेमेंट हुआ। तो 10 इयर्स की लाइफ में से 1 साल कम हो जाएगा। 9 इयर्स में अब अमोर्टाइजेशन होगा। मैंने बोला अमोर्टाइजेशन सर्टेन प्रीवियस इयर्स में होगा। ठीक है, तो जिस साल लाइसेंस डीसीबी पहले हो चुकी है और एक्चुअल पेमेंट बाद में किया गया है, तो स्टार्टिंग ईयर कौन सा होगा? जिस साल लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट हुआ है और सब्सिक्वेंट ईयर्स जब तक लाइसेंस की इफेक्टिव लाइफ है। तो इस केस में 9 इयर्स में अमोर्टाइजेशन होगा। तो 15 लाख कॉस्ट और अब अमोर्टाइजेशन 9 इयर्स में होगा। तो एवरी ईयर 1,67,000 का अमोर्टाइजेशन किया जा सकता है 9 इयर्स में। ठीक है, तो पहला साल कौन सा रहेगा? 2021-22 और एंडिंग ईयर कौन सा रहेगा? 2029 और 30। 9 इयर्स में अमोर्टाइजेशन होगा। ठीक है, फिर हमने कहा ये सेक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन अलाउ करती है। सिचुएशन नंबर 3 में दे रखा है, अगर ये लाइसेंस कॉस्ट जो 15 लाख है उसका पेमेंट अगर 3 इंस्टॉलमेंट में किया जाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 28 अप्रैल 2020 को और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 28 अप्रैल 2021 को और थर्ड 28 अप्रैल 2022 को, 3 इंस्टॉलमेंट में किया जाए, टोटल 15 लाख आपको 5 लाख, 5 लाख,
5 लाख, इस तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, तो जितना जितना पेमेंट होगा उतना उतना अमोर्टाइजेशन अलाउ होगा। ठीक है, टोटल 15 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में पे हुआ है, तो पहला 5 लाख जब से पे हुआ, ठीक है, तो पहला 15 लाख, टोटल 15 लाख था, 15 लाख में से 5 लाख, 15 लाख में से 5 लाख, 3 किस्तें कैसे होगी 15 लाख की, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का अमोर्टाइजेशन 10 इयर्स में होगा। ठीक है, और दूसरे 5 लाख का 9 इयर्स में, क्योंकि दूसरा 5 लाख नेक्स्ट ईयर में पे हुआ है और तीसरा 5 लाख उसके नेक्स्ट ईयर में पे हुआ है, तो 1 साल और कम हो जाएगा उस तीसरे वाले 5 लाख के लिए। ठीक है, तो उस तीसरे वाले 5 लाख के लिए 8 इयर्स में अमोर्टाइजेशन होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करें, पहले 5 लाख के लिए डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, दूसरे 5 लाख के लिए डिवाइडेड बाय 9 इयर्स और तीसरे 5 लाख के लिए डिवाइडेड बाय 8 इयर्स। ठीक है, तो जैसे तीसरा 5 लाख है वो कब पे हो रहा है, 28 अप्रैल 2022 को, मतलब 22-23 में पे हो रहा है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 8 इयर्स, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके 62,500। अब लास्ट में आप टोटल कर दीजिए, ये 0 प्लस 0, तो 50,000 आपको 20-21 में डिडक्शन मिलेगा, 21-22 में कितना मिलेगा, 50,000 प्लस 55,556 प्लस और तीसरी इंस्टॉलमेंट का कुछ नहीं 0, तो टोटल 1,05,556। फिर पहली किस्त का 50,000, दूसरी किस्त का 55,556 और तीसरी किस्त का 65,500, तीनों ऐड कर लीजिए ये, तो आपके आ जाएगा 1,68,056। इस तरीके से अमोर्टाइजेशन होगा। जितना जितना एक्चुअल पेमेंट हुआ उतनी इंस्टॉलमेंट वाइज डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है सर्टेन प्रीवियस ईयर्स का, कि अमोर्टाइजेशन सर्टेन प्रीवियस ईयर्स में अलाउ होगा। ठीक है, तो डिडक्शन सेक्शन 35A-BB का एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। जितना जितना आपने पे किया उतना अमोर्टाइजेशन आपको सर्टेन प्रीवियस ईयर्स में अलाउ हो जाएगा। अब तो प्रोविजन क्या था, सर्टेन प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्या था, सर्टेन प्रीवियस ईयर्स का मतलब था अगर लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट हुआ है डीसीबी से पहले, तो स्टार्टिंग ईयर क्या होगा, जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ, और अगर लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट डीसीबी के बाद हुआ है, तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा, जब एक्चुअल पेमेंट हुआ लाइसेंस फीस का। तो डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ है, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। अब अगर एसएससी मान लीजिए लाइफ है 10 इयर्स और 3rd ईयर में एसएससी टेलीकॉम लाइसेंस बेच देता है, ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अगर एसएससी टेलीकॉम लाइसेंस सेल कर देता है तो दो बातें हम चेक करेंगे, क्या ये लाइसेंस पूरा सेल किया गया है, होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड हुआ है क्या, पूरा लाइसेंस सेल हुआ है क्या, ये चेक करेंगे। फिर उस केस में हम देखेंगे सेल वैल्यू माइनस WDV, क्या ये सरप्लस का केस है, क्या ये प्रॉफिट का केस है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर सेल वैल्यू WDV से ज्यादा मिली है, अच्छा यहां पर WDV का क्या मीनिंग है, यहां पर WDV डेप्रिशिएबल एसेट के कनेक्शन में नहीं की जा रही है, यहां पर WDV का मतलब है अनअलाउड और अनक्लेम्ड कॉस्ट, अनअलाउड और अनक्लेम्ड कॉस्ट। जैसे मैंने बोला लाइसेंस की कॉस्ट है 10 लाख, लाइफ है 10 इयर्स,
तो एवरी ईयर आप 1 लाख का अमोर्टाइजेशन कर रहे थे। फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख का अमोर्टाइजेशन किया, सेकेंड ईयर में आपने 1 लाख का अमोर्टाइजेशन किया, फिर थर्ड ईयर में आपने ये लाइसेंस सेल कर दिया। तो अनअलाउड कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। 1 लाख नहीं, 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख आप डिडक्शन ले चुके हो 2 साल तक, 1 लाख, बाकी अनअलाउड कॉस्ट आपकी है 8 लाख। तो वो कहलाएगी यहां पर WDV। तो WDV का यहां पर मीनिंग है अनअलाउड कॉस्ट और अनक्लेम्ड कॉस्ट। इसे हम ओपनिंग WDV कह सकते हैं। हालांकि ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अभी सेक्शन 35 ABB में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहां पर WDV का मतलब क्या है? अनअलाउड और अनक्लेम्ड कॉस्ट। तो WDV का ये मीनिंग मानिए। और अगर सेल वैल्यू ज्यादा मिली है तो सरप्लस हुआ, सेल वैल्यू ज्यादा मिली तो सरप्लस हुआ। और कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड मतलब जितना डिडक्शन अलाउ हो चुका है, जितनी कॉस्ट ऑलरेडी अलाउ हो चुकी है, जितना डिडक्शन अलाउ हो चुका है, दोनों में से जो व्हिचएवर इज लेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस इनकम के रूप में। बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल क्या होगा? सरप्लस। WDV से ज्यादा सेल वैल्यू मिली, ठीक है, तो सरप्लस हुआ। वो सरप्लस और जितना डिडक्शन आज दिन तक हमने क्लेम कर लिया, दोनों में से जो व्हिचएवर इज लेस है उसे हम टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानेंगे और PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ तो, और एक्स्ट्रा सरप्लस तभी होगा जब सेल कंसीडरेशन जब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिले, जब सेल कंसीडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट को एक्सीड करे, तो ही कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिलेगा, तभी कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट होगा। और अगर लॉस हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मतलब आपको WDV से कम सेल वैल्यू मिली, WDV से कम सेल वैल्यू मिली तो लॉस हो गया, ठीक है। WDV का यहां पर क्या मीनिंग है? अनअलाउड कॉस्ट, तो लॉस हो गया। लॉस आपको इन द ईयर ऑफ सेल अलाउ हो जाएगा, लॉस आपको इन द ईयर ऑफ सेल अलाउ हो जाएगा। और इस लॉस का रिडक्शन आपको कैपिटल गेन हेड में क्लेम नहीं करना है, इस लॉस का रिडक्शन आपको PGBP हेड में ही सेक्शन 35 ABB में ही अलाउ हो जाएगा। तो लॉस का रिडक्शन सेक्शन 35 ABB में ही अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड। अब पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड, अगर ये लाइसेंस पार्ट में ही सेल हुआ तो मतलब लाइसेंस का एक पार्ट बेचा तो क्या होगा? अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है तो दोबारा प्रॉफिट वाला मैटर तो सेम ही है, प्रॉफिट के इसमें सेम ट्रीटमेंट ही होगा। तो मैं एरो कर देता हूं कि अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल हुआ है तो सेम जैसा होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड हुआ था, पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड पे भी वैसे ही होगा। कैसे? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सेल वैल्यू ज्यादा मिली WDV से, प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ, और जितना डिडक्शन आज दिन तक क्लेम कर चुके हैं, दोनों में से जो व्हिचएवर इज लेस है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। लेकिन यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम कर लेंगे, यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम कर लेंगे। का क्या मतलब? देखिए, अगर आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा है तो ये सेल वैल्यू, जैसे आपने मान लीजिए 30% लाइसेंस ही बेचा है, पार्ट ही बेचा है, तो सेल वैल्यू तो 30% वाली है। बट ये जो WDV है ये तो पूरे लाइसेंस की ली जाएगी, मतलब 100% लाइसेंस की ली जाएगी, यहां पर पार्ट नहीं लिया जाएगा। तो WDV जो ली जाएगी वो पार्ट की नहीं ली जाएगी, वो होल ऑफ द लाइसेंस की ली जाएगी। और सेल वैल्यू तो 30% लाइसेंस सोल्ड की ही है, तो इसे हम कहते हैं
हमने ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम किया। जैसे ब्लॉक में क्या करते हो आपके ब्लॉक में मल्टीपल एसेट्स होती हैं, आप उनकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखते हो, ब्लॉक में जो नई एसेट आती है वो एडिशंस टू द ब्लॉक में रिपोर्ट करते हो, और अगर ब्लॉक में से एक एसेट भी सेल होती है तो आप उसकी सेल वैल्यू लेस करते हो। ठीक है, तो ब्लॉक की सारी एसेट तो बिकी नहीं, एक ही एसेट बिकी, वो बिकी, आपने उसकी सेल वैल्यू लेस कर दी। ठीक है, ठीक उसी पैटर्न पर यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट एज्यूम करते हुए कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कैसे, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे। और एक्स्ट्रा सरप्लस सेम जैसे हमने होल ऑफ द लाइसेंस में समझा, होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड में समझा, वैसे ही होगा कैपिटल गेन और लॉस। लॉस भी मैंने तभी लिखा है, देखिए अगर ये एसेट लॉन्ग टर्म हुई तो इंडेक्सेशन भी होगा। बिफोर इंडेक्सेशन लॉस नहीं आ रहा था, लेकिन आफ्टर इंडेक्सेशन लॉस आ सकता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिलेगा तो ही कैपिटल गेन हेड लगेगा। ठीक है, और एसेट शॉर्ट टर्म हुई तो पूरा गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये टेलीकॉम लाइसेंस लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और फिर इंडेक्सेशन भी होगा। और बिफोर इंडेक्सेशन लॉस नहीं आ रहा था, लेकिन इंडेक्सेशन करने से लॉस भी आ सकता है। ठीक है, बात समझे। चलिए, तो सेम ट्रीटमेंट होता है अगर प्रॉफिट का केस है तो जो हमने समझा होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में, वो पार्ट ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में भी एज इट इज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लॉस के केस में हमने क्या समझा, लॉस कंप्यूट कर लीजिए, पूरा लॉस पूरा कंप्यूट कर लीजिए, और इस लॉस का डिडक्शन एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है सेक्शन 35 ABB में ही। कब, इन द ईयर ऑफ सेल, इन द ईयर ऑफ सेल में अलाउ हो जाता है लॉस का डिडक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा हो तो क्या होगा, लॉस जैसे हमने होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड में कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, एज्यूमिंग ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट। ठीक है, जैसे 30% ही बात पार्ट बेचा गया तो भी तो 30% राइट की सेल वैल्यू लिखी जाएगी, जबकि WDV तो 100% राइट की लिखी जाएगी। ठीक है, ये हम कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ द एसेट का कंसेप्ट एज्यूम हो जाएगा। तो लॉस तो जैसे ऊपर होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में कैलकुलेट हुआ, वैसे ही पार्ट ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में पूरा का पूरा लॉस इन द ईयर ऑफ सेल अलाउ हो रहा था, यहां पर पूरा लॉस कब अलाउ होगा, ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। लाइसेंस की जो यूजफुल लाइफ बची हुई है उसमें ये लॉस अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो अब स्पेशल बातें, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका। ये जो बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो रही है, हमने कहा कि ये बिजनेस इनकम होगी, फिर यहां पे भी कहा ये बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल होगा। तो ये बिजनेस इनकम का कब टैक्सेबल होगी, इन द ईयर ऑफ सेल। भले ही एसएससी का वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में रहा है या नहीं रहा है, एसएससी इवन वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर चुका है, तब भी ये बिजनेस इनकम इन द ईयर ऑफ सेल टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी उस सिचुएशन में भी एसएससी भले ही अपने उस रिलेवेंट बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर चुका हो, तब भी बिजनेस इनकम इन द ईयर ऑफ सेल टैक्सेबल होगी। फिर लास्ट पॉइंट है यहां पर, अमालगमेशन हुआ, डीमर्जर ऑफ कंपनीज हुआ, तो इस सेक्शन के प्रोविजंस ट्रांसफरी कंपनी में सेम मैनर में एप्लीकेबल होंगे जैसे ट्रांसफरर कंपनी पर एप्लीकेबल थे अगर ये अमालगमेशन और डीमर्जर नहीं हुआ होता। ठीक है, लेकिन तभी एप्लीकेबल होंगे ट्रांसफरी कंपनी पर अगर ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो, ट्रांसफरर कंपनी पर जैसे सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, अमालगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, ट्रांसफरर कंपनी पर जैसे सेक्शन के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, ट्रांसफरी कंपनी पर भी सेम मैनर में एप्लीकेबल होंगे।
ठीक है, ये मानते हुए जैसे अमलगमेशन डीमर्जर हुआ ही नहीं है, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। ठीक है, जैसे कुछ कॉस्ट अनअमोर्टाइज रह गई ट्रांसफरर कंपनी के हेड्स में, ट्रांसफरर कंपनी के हेड्स में कुछ कॉस्ट अनअमोर्टाइज रह गई, तो ट्रांसफरिंग कंपनी उस कॉस्ट को अमोर्टाइज कर सकती है। ट्रांसफरिंग कंपनी भी सेक्शन 35 ABB में बैलेंस कॉस्ट का डिडक्शन ले सकती है ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस। ठीक है, मतलब ट्रांसफरर कंपनी पर जैसे प्रोविजन लगते, ट्रांसफरिंग कंपनी पर भी सेम मैनर में प्रोविजंस लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने बात की कि होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड और पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड की हम के बारे में बात करेंगे डिटेल में क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। रिलायंस जियो, क्वेश्चन नंबर 21। रिलायंस जियो, ए कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एक्वायर्स टेलीकॉम लाइसेंस। कब एक्वायर किया? 11 अप्रैल 2020 को, फॉर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ठीक है, और लाइसेंस फीस थी आपकी 50 लाख थी, और पेमेंट कब किया? अगले महीने। लाइसेंस एक्वायर तो कब कर लिया था? 11 अप्रैल 2020 को, बट सेम ईयर में ही, बट एक महीने बाद 8 मई 2020 को लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट कर लिया गया। अमोर्टाइजेशन लाइसेंस कॉस्ट का 50 लाख का 10 इयर्स में करना है। ठीक है, मतलब एवरी ईयर 5 लाख, एवरी ईयर 5 लाख का अमोर्टाइजेशन मिलेगा, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 ABB। ठीक है, तो अब आगे दे रखा है कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट इफ लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। अगर लाइसेंस बेच दिया गया, कब बेचा गया? 25/12/2022 को। 25/12/2022 मतलब आपका लाइसेंस का पहला साल क्या था? 2021। ये आपका फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर आपका था 21-22। ठीक है, और ये आपका थर्ड ईयर है, मतलब 22-23 थर्ड ईयर में आपने लाइसेंस बेच दिया। तो आपको 3 सिचुएशंस दे रखी है। अगर ये लाइसेंस 32 लाख में बेचा गया, 43 लाख में बेचा गया, 52 लाख में बेचा गया, तो क्या होगा? और सिचुएशन आपको सेल वैल्यू 3 दे दी गई, आपको सेल वैल्यूज 3 दे दी गई, मतलब 3 सिचुएशंस हैं आपके सामने। फिर उसमें 2 सिचुएशन और डाली गई। अभी हम बात करते हैं सिर्फ सिचुएशन नंबर 1 की। होल ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर हुआ, मतलब पूरा का पूरा लाइसेंस अगर बेच दिया गया तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने बोला 2 साल आपको एवरी ईयर 5 लाख का डिडक्शन मिला, मतलब 50 लाख में से अभी तक आप 10 लाख की कॉस्ट राइट ऑफ कर चुके हो, उसका डिडक्शन 35 ABB में क्लेम कर चुके हो। ठीक है, पहले इस 5 लाख का डिडक्शन आप 20-21 में ले चुके हो, फिर दूसरे 5 लाख का डिडक्शन 21-22 में ले चुके हो। ठीक है, 50 लाख में से 10 लाख का डिडक्शन आप ले चुके हो। आपकी अनअमोर्टाइज कॉस्ट या अनअलाउड कॉस्ट अब कितनी बची है? 40 लाख। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं लाइसेंस फीस का एक्चुअल पेमेंट कब हुआ? 8 मई 2020 को 50 लाख। ठीक है, इसमें से कॉस्ट राइट ऑफ की गई, इसमें से कॉस्ट राइट ऑफ कितनी की गई? 2 साल में 5 लाख। तो कॉस्ट अभी तक राइट ऑफ कितनी हुई है? डिडक्शन कितना मिला है? 10 लाख। तो कॉस्ट WDV अनअलाउड कॉस्ट कितनी बची है? एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को 40 लाख। 40 लाख अनअलाउड कॉस्ट है जिसका अभी तक डिडक्शन नहीं मिला है। 50 लाख में से 10 लाख का ही डिडक्शन मिला है, 40 लाख अनअलाउड कॉस्ट है एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को। फिर ये लाइसेंस बेच दिया गया और होल ऑफ द लाइसेंस बेच दिया गया, पूरा लाइसेंस बेच दिया गया, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? हमें क्वेश्चन में 3 सेल वैल्यूज दी गई थी।
32 लाख, 43 लाख, 32 लाख, 43 लाख, और तीसरी सिचुएशन है हमारी, ये लाइसेंस बेचा गया 52 लाख में, ये लाइसेंस बेचा गया 52 लाख में। तो आप सेल वैल्यू लिख दीजिए पहली सिचुएशन करते हैं 32 लाख में अगर सेल वैल्यू है, और WDV अभी कितनी है 40 लाख, ये WDV है 40 लाख, ये यहां हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर सरप्लस कितना रहा, सरप्लस रहा हमारा 8 लाख, सरप्लस नहीं है, ये लॉस है। लॉस कैसे है, सेल वैल्यू 32 लाख ही मिली, WDV 40 लाख है, ठीक है, सेल वैल्यू कम मिली, WDV ज्यादा है, मतलब अनअलाउड कॉस्ट 40 लाख है और सेल वैल्यू 32 लाख ही मिली, तो लॉस हो गया 8 लाख का। ये 8 लाख का लॉस अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 35ABB में डिडक्शन के नाम से, पूरा 8 लाख, ठीक है। इस लॉस का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35ABB कब, इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक है, इन द ईयर ऑफ सेल ये डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ना तो आपको कोई बिजनेस इनकम हुई है, बिजनेस इनकम हुई नहीं है, रीजन सरप्लस होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, ये तो लॉस का केस है, सरप्लस तो हुआ ही नहीं है। सरप्लस कब हो, बिजनेस इनकम कब होगी, अगर सरप्लस हो तो, अभी सरप्लस हुआ नहीं है इसलिए बिजनेस इनकम नहीं होगी, क्लियर। और कैपिटल गेन होगा क्या, दो बातें देखो, बिजनेस इनकम होगी क्या, बिजनेस इनकम सरप्लस होने पर ही होगी। कैपिटल गेन होगा क्या, कैपिटल गेन तभी होगा जब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिले। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 50 लाख, आपको पैसा कितना मिला है सेल करने पर 32 लाख, पैसा कम मिला है, तो कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल तभी होता है जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिलता है, तो इस सिचुएशन में कैपिटल गेन हेड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर दूसरा केस, अगर आपकी सेल वैल्यू 43 लाख है तो क्या होगा, सेल वैल्यू 43 लाख है और WDV अनअलाउड कॉस्ट 40 लाख है, ठीक है, तो सरप्लस हुआ 3 लाख का, सरप्लस हुआ 3 लाख का। अब सरप्लस बिजनेस इनकम माना जाएगा, हमने प्रोविजंस में क्या पढ़ा, बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी, हमने पढ़ा बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी कि हम पहले सरप्लस निकाल लें, WDV सेल वैल्यू माइनस WDV कर ले, सरप्लस आएगा, और कितना डिडक्शन हमने आज दिन तक क्लेम किया है इसमें से जो विच लेस है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, ये प्रोविजन है। तो हम कैलकुलेशन करें, सरप्लस हुआ हमें 3 लाख का, और आज दिन तक हमने डिडक्शन लिया 10 लाख का, 5 लाख 10 लाख का, ठीक है, तो विच एवर इज लेस, इन दोनों में से विच एवर इज लेस क्या है 3 लाख, तो 3 लाख डीम्ड बिजनेस इनकम माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन होगा क्या ट्रांसफर करने पर, कैपिटल गेन तभी होगा जब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिला है। इस केस में ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, आपको पैसा मिला है 43 लाख सिर्फ, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिला नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन होगा नहीं। तो मैंने कमेंट लिखा कि कैपिटल गेन अराइज तभी होगा जब सेल वैल्यू एक्सीड करे ओरिजिनल कॉस्ट को। इन दोनों सिचुएशन नंबर ए और बी, इन दोनों सिचुएशन में कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल होगा नहीं, रीजन सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा नहीं मिली है, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन क्या थी, अगर सेल वैल्यू 52 लाख हो, तो सेल वैल्यू 52 लाख है, अनअलाउड कॉस्ट कितनी है 40 लाख, WDV 40 लाख, अनअलाउड कॉस्ट 40 लाख, तो इस सिचुएशन में सरप्लस हुआ 12 लाख, सरप्लस हुआ 12 लाख।
इसमें से बिजनेस इनकम कितना माना जाएगा? तो बिजनेस इनकम मैंने बोला सरप्लस कितना हुआ वो चेक करें, वो हुआ आपको 12 लाख, ठीक है। और अभी तक डिडक्शन कितना मिला है? 10 लाख। तो सरप्लस और डिडक्शन, टोटल डिडक्शन क्लेम्ड अभी तक कितना क्लेम किया है? 10 लाख। इन दोनों का विच एवर इज लेस वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो बिजनेस इनकम कितना माना जाता है? जो सरप्लस हुआ और जितना डिडक्शन क्लेम किया दोनों में से विच एवर इज लेस। अच्छा, तो ये तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी बिजनेस इनकम। अब ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल होगा या नहीं? मैंने बोला कैपिटल गेन हेड तब भी एप्लीकेबल होगा जब आपको ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिले। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितनी थी? 50 लाख। आपको पैसा कितना मिला? 52 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर मिला क्या? यस, 2 लाख ऊपर मिला। वो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये कैपिटल गेन के लिए हमें होल्डिंग पीरियड तो देखना ही होता है। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ इस क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। होल्डिंग पीरियड अगर 36 महीने से ज्यादा हुआ ना तो गेन का नेचर लॉन्ग टर्म होगा, और उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन भी होगा, क्योंकि अगर एसेट लॉन्ग टर्म होती है तो इंडेक्सेशन भी अलाउ होता है, ठीक है। तो मैंने बोला जो अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, थर्ड वाली 12 लाख का सरप्लस हुआ, 12 लाख का सरप्लस हुआ, उसमें से 10 लाख एक टुकड़ा बिजनेस इनकम है और बैलेंस बाकी का टुकड़ा 2 लाख कैपिटल गेन है। तो टोटल थर्ड सिचुएशन में 12 लाख का सरप्लस हुआ, उसमें से 10 लाख बिजनेस इनकम, बाकी का 2 लाख कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। हमने अभी ये सिचुएशन नंबर 1 समझिए, होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड। अब पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड समझते हैं। पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड में हमने प्रोविजन में क्या पढ़ा? हम ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम करेंगे, ठीक है। मतलब 30% पार्ट बिका जैसे, तो सेल वैल्यू से 30% की आ रही है। WDV जो देखेंगे, अनअलाउड कॉस्ट जो लिखेंगे वो पूरे राइट के लिखेंगे, ठीक है। मैंने बताया यहां पर कि सेल वैल्यू पूरे 30% पोर्शन की लेंगे और WDV पूरे 100% पोर्शन की लेंगे अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड हुआ तो, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम करना, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर लॉस हो जाता है तो क्या होगा? लॉस पूरा एक बार में अलाउ नहीं होगा, जैसे होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड में हुआ था। होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड में पूरा लॉस कब अलाउ गया था? इन द ईयर ऑफ सेल। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है तो पूरा लॉस आपको इन द ईयर ऑफ सेल में अलाउ नहीं होगा, और द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अलाउ होगा। कैसे समझते हैं क्वेश्चन में। सिचुएशन नंबर 2 क्वेश्चन की हमारी, अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया, पार्ट ऑफ द लाइसेंस जैसे मान लो 30% लाइसेंस ही बेचा गया, अब 30 बिका या 40 बिका इससे कोई मतलब नहीं, 60 बिका 50 बिका उससे कोई मतलब नहीं, पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो पार्ट ऑफ द लाइसेंस सिचुएशन में हम देखेंगे कि सेल वैल्यू, पहली सिचुएशन 32 लाख सेल वैल्यू है, 32 लाख आपकी सेल वैल्यू है, ठीक है। कितनी है? 32 लाख सेल वैल्यू है। WDV कितनी है? 40 लाख। तो सरप्लस कितना हुआ? लॉस हुआ। सरप्लस कहां हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ 8 लाख का लॉस हुआ, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट अनअमोर्टाइज रहेगी, रिमेनिंग अनअलाउड कॉस्ट है, ठीक है। ऊपर भी यही आया था 8 लाख होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में, पार्ट ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में सेम आ रहा है 8 लाख का रिमेनिंग अनअलाउड कॉस्ट। बट होल ऑफ द लाइसेंस होल्ड में आपको पूरी की पूरी 8 लाख का लॉस इन द ईयर ऑफ सेल में अलाउ हो गया था, लेकिन यहां पर पार्ट ऑफ द लाइसेंस होल्ड के केस में आपको ये लॉस अलाउ होगा रिमेनिंग
8 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ बची है रिमेनिंग, उसमें अलाउ होगा। तो आपकी अनअलाउड कॉस्ट है 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स। अब इस केस में 1 लाख का लॉस एवरी ईयर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स में अलाउ होगा, एवरी ईयर 1 लाख। ठीक है। कैपिटल बिजनेस इनकम होगी क्या? बिजनेस इनकम तभी होती है जब सरप्लस होता है। अभी सरप्लस नहीं है तो बिजनेस इनकम देखनी भी नहीं है। कैपिटल गेन होगा क्या? कैपिटल गेन तभी होता है जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिले। ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, 32 लाख ही मिला है, ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिला नहीं है, तो कैपिटल गेन भी कंप्यूट नहीं करना है। मतलब इस केस में ना तो बिजनेस इनकम हुई ना कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। दो बातें हैं, बिजनेस इनकम कब होगी? जब सरप्लस वाला केस है। कैपिटल गेन कब होगा? जब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिले। ठीक है। की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। अब दूसरी सिचुएशन, अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बिका है, कितना 30%, और वो भी 43 लाख में बिका है, वो 43 लाख में बिका है। WDV 40 लाख है, अनअलाउड कॉस्ट 50 लाख थी, 10 लाख राइट ऑफ कर चुके हैं, अनअलाउड कॉस्ट कितनी है? 40 लाख। तो सरप्लस कितना हुआ? 3 लाख। लॉस नहीं हुआ है, सरप्लस हुआ है। ठीक है। लॉस होता तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अलाउ होता, अभी लॉस नहीं हुआ है, अभी सरप्लस हुआ है। तो चेक करेंगे बिजनेस हेड में, पीजीबीपी हेड में कितना टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन हेड में कितना टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में कितना टैक्सेबल होगा, बिजनेस इनकम कितनी माना जाएगा। सरप्लस हुआ है, बिजनेस इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। कितना टैक्सेबल होगी? कितना टैक्सेबल होगी? सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट किया भाई है 3 लाख, और डिडक्शन क्लेम, कितना डिडक्शन क्लेम किया था? 10 लाख। तो यहां पर भी सिचुएशन बन रही है 3 लाख कितना सरप्लस और डिडक्शन क्लेम 10 लाख, विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस क्या बनता है? 3 लाख। ये बिजनेस इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। कब? इन द ईयर ऑफ, जब वो पार्ट लाइसेंस बेचा गया उस ईयर में, इन द ईयर ऑफ सेल में ये बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और कैपिटल गेन कैलकुलेट करें क्या? कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल होगा या नहीं? कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल कब होता है? जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिलता है। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, सेल वैल्यू 43 लाख मिली है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिला नहीं है, तो कैपिटल गेन हेड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। मैंने बोला की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। बिजनेस इनकम भी कैलकुलेट करनी है, कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करना है। बिजनेस इनकम कब होगी? जब सरप्लस होगा। कैपिटल गेन कब होगा? जब पैसा ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा केस, अगर लाइसेंस 52 लाख में बिका है, पार्ट ऑफ द लाइसेंस बिका है 30%, 52 लाख में बिका है। ठीक है। मैंने बोला भले ही ये 30% की ही सेल वैल्यू है। ठीक है। इस केस में भी था 30%, लेकिन हमने WDV तो पूरे 100% राइट के लिए थी। ठीक है। 100% राइट के लिए थी। ये है ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट एज्यूम करना। ठीक है। तो इस केस में सरप्लस कितना हुआ? 12 लाख। इस केस में सरप्लस हुआ है 12 लाख। ठीक है। तो सरप्लस हुआ 12 लाख। बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे? सरप्लस कितना हुआ? 12 लाख, और डिडक्शन क्लेम्ड 10 लाख, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस क्या है? 10 लाख। ठीक है। विच एवर इज लेस क्या है? 10 लाख। ठीक है। तो ये हो जाएगा बिजनेस इनकम। सरप्लस होने पर बिजनेस इनकम होगी। कैपिटल गेन हेड कब एप्लीकेबल होगा? जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर पैसा मिले। ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर पैसा मिला है क्या? यस, मिला है। 50 लाख का 52 लाख मिला है, तो 2 लाख सरप्लस हुआ। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
लॉन्ग टर्म हो सकता है ये, अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स हुआ तो। और लॉन्ग टर्म होने पर इंडेक्सेशन भी होगा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, यस, ठीक है। बट यहां पर चूंकि 36 मंथ से ज्यादा नहीं है होल्डिंग पीरियड, तो गेन का नेचर यहाँ पर शॉर्ट टर्म हुआ, और गेन का नेचर अगर शॉर्ट टर्म होता है तो इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। अब एक मजे की बात बताऊं, चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बेचा गया, चाहे पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया, चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है या पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है, आपका सेल वैल्यू 43 लाख हो या 52 लाख हो, जो सरप्लस वाले केस हैं, उसमें आपका चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बेचा गया, चाहे पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया, आपके आंसर सेम रहेंगे। तो आप देखिए, होल ऑफ द लाइसेंस सोल्ड 43 लाख और 52 लाख, और पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड 43 लाख 52 लाख, आंसर सेम है, आंसर सेम है। चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बिका, चाहे पार्ट ऑफ द लाइसेंस बिका, सरप्लस होने पर आंसर सेम है। सिचुएशन नंबर बी 43 लाख में बिका और सिचुएशन नंबर सी 52 लाख में बिका, आंसर दोनों में सेम है, चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बिका, चाहे पार्ट ऑफ द लाइसेंस बिका, ठीक है। लेकिन सिचुएशन नंबर 1, अगर लाइसेंस 32 लाख में बिका, ठीक है, तो अगर पूरा बिका तो उसपे जो 8 लाख का लॉस हुआ, अगर पूरा बुक बिका तो पूरा 8 लाख का लॉस इन द ईयर ऑफ सेल में लागू हो गया। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बिका तो जो लॉस हुआ वो लॉस का डिडक्शन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अलग होगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 इयर्स है, तो 8 इयर्स में वो 8 लाख का डिडक्शन एवरी ईयर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरीके से अलाउ होगा, ठीक है। हमने यही पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था। देखिए, मैंने बोला कि प्रॉफिट होने पर, सरप्लस होने पर, चाहे होल ऑफ द लाइसेंस बेचो, चाहे पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचो, सेम होता है, ठीक है। लेकिन लॉस के केस में मैंने क्या बोला, लॉस के केस में मैंने बोला कि अगर होल ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है तो लॉस पूरा आपको इन द ईयर ऑफ सेल पे हो जाएगा। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया है तो लॉस आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में अलाउ होगा, यही बताया था, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सेक्शन 35A-B-B, टेलीकॉम लाइसेंस की एक्विजिशन कॉस्ट का, अमोर्टाइजेशन का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35A-B-B में। अब बात करते हैं एक और सेक्शन इससे रिलेटेड, सेक्शन 35A-B-A। क्या है सेक्शन 35A-B-A, समझते हैं। सेक्शन 35A-B-A, ये क्या है, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये भी टेलीकॉम लाइसेंस से मिलता जुलता है, बट ये है क्या, एसएससी ने ऑब्टेन किया है क्या, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ये स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट करना पड़ता है कि हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, 4G 5G 3G, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। हमें लाइसेंस तो मिल गया है, बट वो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसके लिए एक स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट करना पड़ता है कि हम 4G टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या 5G टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो उसके लिए एसएससी पेमेंट करता है गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम फीस का। उस स्पेक्ट्रम फीस का डिडक्शन, राइट ऑफ, अमोर्टाइजेशन अलग होता है सेक्शन 35A-B-A में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की स्पेक्ट्रम फीस फॉर ऑक्शन ऑफ एयरवेज, मतलब जैसे
कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, 4G यूज करोगे या 5G यूज करोगे। तो गवर्नमेंट ने जब स्पेक्ट्रम फीस का कंसेप्ट लॉन्च हुआ तब पब्लिक के माइंड में डाउट था कि इस स्पेक्ट्रम फीस का डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने डाउट दूर करने के लिए बोला हम एक नया सेक्शन लेके आते हैं। जैसे टेलीकॉम लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का डिडक्शन हमने दिया सेक्शन 35A(b)(b) में, तो इस स्पेक्ट्रम फीस का डिडक्शन सेक्शन 35A(b)(a) में मिलेगा। ठीक है, तो 35A(b)(a) लॉन्च किया गया ये सेक्शन। इस सेक्शन में क्या बोला गया, ये सेक्शन सेम है बिल्कुल जैसे हमने अभी सेक्शन 35A(b)(b) पढ़ा, A(b)(b) पढ़ा, वैसे ही सेक्शन 35A(b)(a) है। इस स्पेक्ट्रम फीस का रिडक्शन सेक्शन 35A(b)(a) में मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका भी डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ है। एसएससी क्या एक्वायर कर रहा है, एनी राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने में, 4G यूज करेगा या 5G यूज करेगा। तो इस स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट किया उसने, इसका डिडक्शन उसे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा। ठीक है, जैसे इस केस में स्पेक्ट्रम फीस उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स है, तो उसने जितनी स्पेक्ट्रम फीस पे की 10 इयर्स में डिडक्शन मिलेगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर है जैसे हमने सेक्शन 35A(b)(b) का डिडक्शन पढ़ा। तो हमने जो सर्टेन प्रीवियस ईयर्स में लाइसेंस फीस का अमोर्टाइजेशन पढ़ा सेक्शन 35A(b)(b) में, सेल ऑफ लाइसेंस की बात पढ़ी, अमालगमेशन डीमर्जर की बात पढ़ी, वो सारी बातें हमने सेक्शन 35A(b)(b) में पढ़ी थी। अब सेक्शन 35A(b)(a) क्या बोलता है, स्पेक्ट्रम फीस, उधर लाइसेंस फीस वर्ड यूज हुआ था। अब सेक्शन 35A(b)(a) में लाइसेंस फीस की जगह स्पेक्ट्रम फीस वर्ड यूज होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी बातें सेम है सेक्शन 35A(b)(b) में जैसे लिखी थी। ठीक है, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा और है यहां पर, क्या कह रहे, अगर एसएससी ने स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट किया, उसका एसएससी ने डिडक्शन क्लेम कर लिया और वो एसएससी को अलाउ हो गया, बाद में एसएससी कोई फेलियर करता है, इस सेक्शन के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करता, सब्सिक्वेंट ईयर्स में एसएससी इस सेक्शन के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करता, तो माना जाएगा कि एसएससी ने पहले डिडक्शन गलत क्लेम कर लिया है या डिपार्टमेंट ने डिडक्शन गलत दे दिया, डिडक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड, उसे गलत दे दिया गया डिडक्शन, ऐसा मान लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं, एसएससी ने स्पेक्ट्रम फीस का पेमेंट किया, डिडक्शन 35A(b)(a) में क्लेम कर लिया, उसको ये डिडक्शन अलाउ भी हो गया, बाद में एसएससी इस सेक्शन के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसका ये डिडक्शन डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड मान लिया जाएगा कि उसको गलत अलाउ हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा, और एओ एसएससी की टोटल इनकम रिकम्प्यूट करेगा। किस ईयर की, फॉर द प्रीवियस ईयर जब ये डिडक्शन क्लेम किया गया, और रेक्टिफिकेशन करेगा सेक्शन 54 में। हम सेक्शन 154 सेक्शन 154 पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में, कि असेसिंग ऑफिसर गलत असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है तो वो उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकता है सेक्शन 154 में, मतलब अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, टोटल इनकम वो रिकम्प्यूट कर लेगा। और सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन करने की टाइम लिमिट है 4 इयर्स, तो 4 इयर्स, और ये 4 इयर्स कब से काउंट होंगे, फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच फेलियर टेक प्लेस, जब एसएससी फेलियर करता है, सेक्शन के प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करता, फेलियर करता है, ठीक है, उस ईयर एंड से, जब फेलियर हुई उस ईयर एंड से 4 साल तक एओ के पास टाइम है सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन करने का। ठीक है, ये है सेक्शन 35A(b)(a।
बिल्कुल सेम पैटर्न पर है जैसे हमने पढ़ी सेक्शन 35A(b)(b), वैसे ही सेक्शन 35A(b)(a) सेम। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 35CCA। एसएससी एक्सपेंडिचर करता है, पेमेंट करता है, डोनेशन देता है किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एसएससी पेमेंट करता है या डोनेशन देता है। तो इसका डिडक्शन एसएससी को, इस खर्चे का डिडक्शन एसएससी को सेक्शन 35CCA में अलाउ हो जाएगा। तो पेमेंट किसे किया जाए, डोनेशन किसे दिया जाए? ऐसे एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को जिसका मेन ऑब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाना है और ये रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होने चाहिए। तो ऐसे एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहा है एसएससी या पेमेंट कर रहा है एसएससी जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाते हैं। वो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, एसएससी उसको पेमेंट कर रहा है, डोनेशन दे रहा है। एसएससी के लिए एक्सपेंडिचर हुआ, एसएससी इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 35CCA में। या ऐसे एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को एसएससी डोनेशन दे रहा है जो उन पर्संस को ट्रेनिंग देंगे जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो पर्संस रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं उन पर्संस को ट्रेनिंग देता है ये एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो उन पर्संस को ट्रेनिंग देता है जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एसएससी ने डोनेशन दिया, पेमेंट किया, तो ये एक्सपेंडिचर है एसएससी का। एसएससी इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 35CCA में। या एसएससी ने डोनेशन दिया किसको? नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को या नेशनल अर्बन पुअरिटी एराडिकेशन फंड को डोनेशन दिया। तो एसएससी ने जो भी पेमेंट किया उसका उसे 100% डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इतना ही याद रखना है, एसएससी एक्सपेंडिचर कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, डोनेशन दे रहा है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो उसे 100% डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 35CCA में। वो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जिसको पेमेंट किया गया और वो प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम भी और वो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन भी अप्रूव्ड होने चाहिए बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तब भी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35CCA में। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए डिडक्शन 35CCA में मिलता है 100%। अब इसके बाद करते हैं सेक्शन 35CC, सेक्शन 35CCC, सेक्शन 35CCC। एसएससी एक्सपेंडिचर कर रहा है रूरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर। क्या होता है? नहीं, अर्बन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर एसएससी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या होता है? फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग कि फार्मर अपनी फसल की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं या वो नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए एसएससी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है। तो ये सब कहलाता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो अगर एसएससी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर करता है तो एसएससी को 100% डिडक्शन मिलेगा इस एक्सपेंडिचर का सेक्शन 35CCC में। तो सेक्शन 35CCC है एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। एसएससी कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, कोई भी हो, मतलब एसएससी कोई भी हो, एनी डिडक्शन मिल जाएगा अगर एसएससी एक्सपेंडिचर करता है ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय सीबीडीटी होना चाहिए। एसएससी 100% डिडक्शन मिल जाएगा।
तो अगर एसएससी एक्सपेंडिचर इनकर करता है ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एसएससी कोई भी हो, डिडक्शन सारे एसएससी को अलाउ है, कितना 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर सेक्शन 35 सीसीडी एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट एसएससी चलाता है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर एक्सपेंडिचर करता है तो डिडक्शन मिलेगा। बट यहां बोला है एसएससी मस्ट बी कंपनी, कंपनी कोई भी हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी हो, कंपनी लिखा है, ठीक है, कंपनी लिखा है। सेक्शन 35 ट्रिपल सी में तो लिखा था एसएससी और सेक्शन 35 सीसीडी में लिखा है कंपनी, तो 35 सीसीडी का डिडक्शन ओनली कंपनी एसएससी को अलाउ है। बट यहां पर और एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है तो दो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोहिबिटेड है, लैंड और गुडविल, नहीं लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग दो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर एसएससी स्किल डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। यही बात सेक्शन 35 ट्रिपल सी में थी, चाहे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35 ट्रिपल सी में लैंड और बिल्डिंग का मना नहीं किया, लेकिन 35 सीसीडी में एसएससी का भी मना किया, ओनली कंपनी एसएससी को 35 सीसीडी का डिडक्शन मिलता है और यहाँ पे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का लैंड और बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाकी सारे अलाउ हो जाएंगे। कितना डिडक्शन मिलेगा, 100%। और ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय सीबीडीटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात और, अगर एसएससी इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन या तो सेक्शन 35 ट्रिपल सी में ले चुका है या 35 सीसीडी में ले चुका है, तो इन्हीं सेम एक्सपेंडिचर का डिडक्शन वो किसी दूसरे सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकता। तो जिन खर्चों का डिडक्शन एसएससी ऑलरेडी क्लेम कर चुका है सेक्शन 35 ट्रिपल सी या सेक्शन 35 सीसीडी में, उन सेम एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन किसी दूसरे सेक्शन में क्लेम नहीं किया जा सकता, या तो सेम ईयर में या किसी एनी अदर ईयर में। तो ये बात नीचे नोट में दे रखी है, ये बात नीचे नोट में दे रखी है। अगर डिडक्शन आपको अलाउ हो गया है सेक्शन 35 ट्रिपल सी में या 35 सीसीडी में, तो अगर ऐसा हो गया है तो डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। मतलब डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर इन रेस्पेक्टिव सेक्शंस में डिडक्शन मिल चुका है तो फिर सेम एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दूसरे सेक्शंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। डबल डिडक्शन प्रोहिबिटेड। अब सेक्शन 35 ट्रिपल सी किसके लिए, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। देखिए ऐसे सीक्वेंस चलती है, सेक्शन 35 सीसीए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, या तो आप लिख दीजिए सेक्शन 35 सीसीए, ये है किसके लिए, एक्सपेंडिचर ऑन, सीसीए है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। और 35 ट्रिपल सी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए, और 35 सीसीडी ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। और तीनों सेक्शंस में बोला है 100% डिडक्शन मिल जाएगा,
ठीक है, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 35D की। सेक्शन 35D की बात करते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एसएससी कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करता है, डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 35D में। सेक्शन 35D का डिडक्शन किसको मिलेगा? एलिजिबल एसएससी कौन, किसको मिलेगा, कौन क्लेम कर सकता है? एसएससी या तो इंडियन कंपनी हो या रेजिडेंट हो, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो, रेजिडेंट होना जरूरी है, और इंडियन कंपनी हो या रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो। इंडियन कंपनी रेजिडेंट मानी जाती है ऑलवेज, और इसके अलावा और कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो बट रेजिडेंट इन इंडिया हो। ठीक है। एलिजिबल एक्सपेंसेस, किन एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 35D में मिलेगा, मतलब किन एक्सपेंसेस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माना जाएगा? देखिए, किन एक्सपेंसेस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मतलब जैसे मान लो एसएससी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट लेना फिजिबल है या नहीं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की वो प्रोजेक्ट लेना बेनिफिशियल है या नहीं, तो उसके लिए एसएससी किसी प्रोफेशनल पर्सन से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाता है, उस प्रोफेशनल पर्सन को पेमेंट करता है। तो एसएससी के लिए एक्सपेंडिचर हुआ, ये एसएससी के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, इसका डिडक्शन एसएससी सेक्शन 35D में क्लेम करेगा। या प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लोन, टर्म लोन वगैरह, वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन कराने के लिए बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी प्रोफेशनल पर्सन से प्रिपेयर करवाई, उस प्रोफेशनल पर्सन को फीस का पेमेंट किया, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ। एसएससी इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का रिडक्शन सेक्शन 35D में क्लेम कर सकता है। या एसएससी ने कोई मार्केट सर्वे कराया या कोई भी सर्वे कराया जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी था, मतलब सर्वे एक्सपेंस, सर्वे एक्सपेंस, इसका डिडक्शन एसएससी सेक्शन 35D में ले सकता है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू बिजनेस, जैसे एसएससी मान लो अपने फैक्ट्री में प्लांट सेटअप कर रहा है, ठीक है, प्लांट सेटअप कर रहा है अपनी फैक्ट्री में, तो प्लांट सेटअप करने के लिए प्लांट लेआउट कैसा हो, मतलब पहले मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 कैसे सीक्वेंस होनी चाहिए, मशीन नंबर 1 का आउटपुट मशीन नंबर 2 में जाएगा, मशीन नंबर 2 का आउटपुट 3 में जाएगा, तो कैसे सीक्वेंस होगी, उसके लिए एसएससी ने प्लांट लेआउट के लिए इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को पेमेंट किया। तो ये कहलाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सब का पेमेंट किया, ये सब कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सब का डिडक्शन एसएससी क्लेम कर सकता है सेक्शन 35D में। बट एक्सपेंस नंबर 1 के लिए क्या बोला, ये काम सारे या तो एसएससी खुद करे या किसी सीबीडीटी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाए। तो above work must be done by SSC himself or concerned approved by CBDT। सेकेंड खर्चा कौन सा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माना जाएगा? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी और एनी अदर पर्सन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो एसएससी किसी से फ्रेंचाइजी ले रहा है, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग पर लीगल एक्सपेंस होना है, ये लीगल एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, सेक्शन 35D में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड, कंपनी एसएससी के केस में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे और हैं, उनका भी डिडक्शन एसएससी सेक्शन 35D में क्लेम कर सकता है। तो कुछ एडिशनल खर्चे और हैं जो कंपनी एसएससी को और अलग होते हैं, जैसे कंपनी एसएससी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर लीगल चार्जेस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्टिंग
पर लीगल एक्सपेंस लगता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है कंपनी एसएससी के लिए। या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है, या कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस जो अंडर कंपनीज एक्ट पे करनी पड़ती है, और अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज या अदर चार्जेस, अंडरराइटर्स को कमीशन दिया, ब्रोकरेज दी, ठीक है, या अदर चार्जेस किससे रिलेटेड है? अदर चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग और उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी सेक्शन 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। या एसएससी कोई पब्लिक इशू निकाल रहा है, आईपीओ, एफपीओ निकाल रहा है शेयर डिबेंचर का, तो आईपीओ, एफपीओ पर इशू, शेयर इशू एक्सपेंस हो गए या डिबेंचर इशू एक्सपेंस हो गए, ठीक है। तो इशू के एक्सपेंस, आईपीओ, एफपीओ के इशू एक्सपेंस भी सेक्शन 35D के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे। उसका डिडक्शन एसएससी सेक्शन 35D में क्लेम कर सकता है। और भी कोई खर्चा सीबीडीटी नोटिफाई करे तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सीबीडीटी ने और कोई खर्चा नोटिफाई किया नहीं है, तो ये 3 खर्चे सेक्शन 35D के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माने जाते हैं। अब एसएससी ये खर्चा कब करे, कब इनकर करे? अगर एसएससी ने खर्चा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया है, मतलब डीसीबी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले किया है, तो इस खर्चे करने का पर्पस क्या होना चाहिए? सेटिंग अप एनी अंडरटेकिंग और बिजनेस, कोई भी अंडरटेकिंग और बिजनेस सेटअप करने के पर्पस से ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये सेक्शन 35D में डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा, ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? अगर ये खर्चा डीसीबी से पहले हुआ है, ये खर्चा डीसीबी से पहले हुआ है, तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ वो कहलाएगा स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन। और अगर एसएससी ने ये एक्सपेंडिचर किया है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो खर्चा करने का पर्पस क्या हो? एसएससी न्यू यूनिट सेटअप करना चाहता है, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूनिट है और वो न्यू यूनिट और लगाना चाहता है, ये मकसद होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। या अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट का ही एक्सटेंशन करना चाहता है, तो 2 बातें, या तो न्यू यूनिट सेटअप करना चाहता है या एग्जिस्टिंग यूनिट का ही एक्सटेंशन, एक्सपांशन कर रहा है, ये पर्पस होना चाहिए, ठीक है। बट ये खर्चा वो डीसीबी के बाद कर रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद कर रहा है, ठीक है। तो अगर खर्चा किस पर्पस से कर रहा है? न्यू यूनिट सेटअप करने के पर्पस से कर रहा है, तो डिडक्शन 5 किस्तों में मिलना है ना। तो पहला फर्स्ट ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? अगर खर्चा किया जा रहा है कोई न्यू यूनिट सेटअप करने के पर्पस से, तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जब वो न्यू यूनिट सेटअप हुई। और अगर किसी एग्जिस्टिंग यूनिट के एक्सटेंशन, एक्सपांशन के लिए ये खर्चा कर रहा है डीसीबी के बाद, तो जब उस एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सटेंशन, एक्सपांशन कंप्लीट हुआ है, वो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन कहलाएगा। रीजन, सेक्शन 35D में 5 किस्तों में डिडक्शन मिलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर एसएससी ये खर्चा कर रहा है डीसीबी से पहले, तो स्टार्टिंग ईयर क्या होगा? डीसीबी वाला ईयर। और अगर डीसीबी के बाद एसएससी ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर करने का पर्पस देखेंगे, क्या न्यू यूनिट के सेटअप से रिलेटेड है, तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जब न्यू यूनिट सेटअप हुई। और अगर किसी एग्जिस्टिंग यूनिट के एक्सटेंशन, एक्सपांशन से रिलेटेड वो ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जब एक्सटेंशन, एक्सपांशन कंप्लीट हुआ है, वो होगा स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन। और बाकी की 4 किस्तें उसके सब्सिक्वेंट ईयर। रीजन, टोटल 5
ईयर्स में वो खर्चा अलग होगा। 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितना मिलेगा सेक्शन 35D में। मैंने बोला ये डिडक्शन मिलता है इंडियन कंपनी को या रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को। सेक्शन के शुरू में ही बोला था ना मैंने कि ये या तो इंडियन कंपनी को मिलेगा या रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। तो अगर एसएससी इंडियन कंपनी है तो डिडक्शन कैसे मिलेगा, डिडक्शन कैसे मिलेगा, हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसका हायर ले लेंगे। क्या करेंगे हम, देखिए अगर एसएससी इंडियन कंपनी है, अगर एसएससी इंडियन कंपनी है तो हम क्या करेंगे, एलिजिबल एक्सपेंस की लिस्ट बना देंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, एलिजिबल एक्सपेंस की लिस्ट बना देंगे और हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे, हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी बताऊं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगी फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आती है आपके इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, प्लस डिबेंचर्स आता है, एसएससी इंडियन कंपनी है ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, इशूड शेयर कैपिटल आएगा और डिबेंचर्स आएंगे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या है, ऐसी बोरोइंग्स जिनका रीपेमेंट 7 साल से पहले नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एलिजिबल एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिनका रीपेमेंट 7 साल से पहले नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लेंगे विच एवर इज हायर। क्या करेंगे, विच एवर इज हायर लेंगे। तो इन दोनों का हायर ले लो, इन दोनों का हायर ले लो। ठीक है, फिर हायर को कंपेयर करेंगे इस एलिजिबल एक्सपेंस से, इन दोनों में से जो विच एवर इज लेस होगा वो कहलाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, वो कहलाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या कहलाएगा, ये जो हायर आया है और इधर एलिजिबल एक्सपेंस इसका विच एवर इज लेस वो कहलाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट। और डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा, क्वालिफाइंग अमाउंट डिवाइड बाय 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखिए, देखिए क्वालिफाइंग अमाउंट का डिडक्शन 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा अगर एसएससी इंडियन कंपनी है तो। और अगर एसएससी इंडियन कंपनी नहीं है, रेजिडेंट है, नॉन कॉर्पोरेट है, तो हम सीधे कॉस्ट ऑफ इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी नहीं, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगी। रीजन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट, तो उसका सीधे ही हम 5% कर लेंगे और एलिजिबल एक्सपेंस से कंपेयर कर लेंगे, विच एवर इज लेस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर इंडियन कंपनी है, एलिजिबल एक्सपेंस उठाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड उठाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ठीक है,
अच्छा, वाई विच इज हायर, इसका भी हम 5% करेंगे, इसका भी हम 5% करेंगे। अच्छा, ये 5% क्या है? ये 5% है मैक्सिमम लिमिट, ये 5% है मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो 5% ये मैक्सिमम लिमिट को कंपेयर करना होता है। ये जो किसको कंपेयर करना होता है? इस एलिजिबल एक्सपेंस और मैक्सिमम लिमिट को। ठीक है, और जो whichever is less होता है, जो whichever is less होता है वो कहलाता है क्वालिफाइंग अमाउंट। समझे बात? तो ये मैक्सिमम लिमिट निकालना जरूरी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से हायर ले लो, उस हायर का 5% करो। ये 5% कहलाती है मैक्सिमम लिमिट। हम एक मैक्सिमम लिमिट तक ही आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे, और आपका इस 5% लिमिट को कंपेयर किससे करेंगे? आपका एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, आपका एलिजिबल एक्सपेंस कितना है, वो एलिजिबल एक्सपेंस और ये 5% लिमिट दोनों में से whichever is less, उस whichever is less को हम बोलेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट, और उसका डिडक्शन 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात दे रखिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मीनिंग है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मीनिंग है फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बता दिया मैंने, इश्यूड शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों लेनी किस दिन की है? मतलब ये क्या किसी पर्टिकुलर कोई डेट है जिसकी लेनी है? यस। तो हम इस केस में क्या चेक करेंगे कि ये एलिजिबल एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसएससी ने कब इनकर किए हैं। अगर डीसीबी से पहले इनकर किए, मतलब बिजनेस कमेंसमेंट से पहले इनकर हुए एक्सपेंस, तो हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड किस दिन की लेंगे? किस दिन की लेंगे? जब बिजनेस कमेंस हुआ उसका 31 मार्च। लैंग्वेज क्या इधर? एज शोन इन द बुक्स। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस दिन की लेंगे? एज शोन इन द बुक्स, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एसएससी कंपनी है। ठीक है, एसएससी कंपनी है, मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 अप्रैल 2022, बट बिजनेस लेट कमेंस हुआ, डीसीबी की डेट है मान लीजिए 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये हमको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड कब लेनी है? जब बिजनेस कमेंस हुआ उसका लास्ट डे उस ईयर का। मतलब हमें ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है 31 मार्च 2023 के दिन की। अच्छा, मैं इसको ऐसे बोल दूं कि बिजनेस कमेंस जब हुआ डीसीबी से, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च, इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च, तो 31 मार्च 2023 के दिन की आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेनी है और कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। अच्छा, और अगर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर हुए हैं डीसीबी के बाद हुए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड किस दिन का लेना है? पर्पस क्या था? अगर आप डीसीबी के बाद एक्सपेंस करते हो तो आपका पर्पस क्या था? या तो न्यू यूनिट सेटअप करना या एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सटेंशन एक्सपांशन करना। पर्पस आपका ये था। तो जब न्यू यूनिट सेटअप हुई या एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सटेंशन कंप्लीट हुआ, जैसा भी केस है, उस ईयर का लास्ट डे, ठीक है, तो हम इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं, आपका पर्पस कुछ भी हो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे किस दिन की? इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च के दिन की लेंगे। ठीक है, तो ये जो इधर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेंगे इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च के दिन की लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मैंने पहले ही बता दिया, रीपेमेंट करने की लायबिलिटी 7 साल से पहले नहीं आनी चाहिए। मतलब रीपेमेंट एटलीस्ट 7 इयर्स या 7 इयर्स के बाद हो।
पहले ना हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा गवर्नमेंट से आपने लोन लिया, बैंक से लिया, IFCI से लिया, ICI से लिया, या कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, ठीक है। अच्छा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिडक्शन मिलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 में, ठीक है। तो जो वो डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है, ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लॉन्ग टर्म बोरिंग ले रखी होनी चाहिए। या ये मनी बोरो की गई है, डेब्ट इनकर्ड किया गया है किसी फॉरेन कंट्री में, कोई प्लांट मशीनरी एक्वायर करने के लिए, फॉरेन में कोई प्लांट मशीनरी एक्वायर करने के लिए किया गया था, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 मनी बोरो ऐसे होनी चाहिए, बट रीपेमेंट पीरियड एटलीस्ट 7 इयर्स होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात और एक केस करते हैं, हम इससे रिलेटेड एक केस करते हैं। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में दे रखा है इशूड शेयर कैपिटल आएगा, डिबेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा। अब एक इशू राइज हुआ, क्या हम इशूड शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे या नहीं? हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करेंगे क्या सेक्शन 35D के डिडक्शन के लिए? तो इस पर केस आया है बर्जर पेंट्स का, वो केस समझते हैं। केस लॉ वाली बुकलेट में देखिए केस लॉ वाली बुकलेट में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सेक्शन 35D पर। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? वेदर सिक्योरिटी प्रीमियम इज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड in the business of company to be eligible for deduction under section 35D। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होगा क्या? तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए तो कंपनीज एक्ट में बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। आपको इशूड शेयर कैपिटल कहां रिपोर्ट करनी होती है? शेयर कैपिटल वाले में, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है। मतलब कंपनी लॉ भी बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से माना जाएगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में क्या जजमेंट दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। चलिए, ये केस भी हमने किया। अब बात करते हैं और प्रोविजंस की। जो लोग सेक्शन 35D में डिडक्शन लेते हैं, जो लोग सेक्शन 35D में डिडक्शन लेते हैं, उनको एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है ऑनलाइन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर incometax.gov.in, ठीक है। ITR फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट 1 महीना पहले ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर एसएससी सेक्शन 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन ले रहा है तो। लेकिन अदर देन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको ये ऑडिट रिपोर्ट अलग से नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा जो भी एसएससी है, उनको अपने फर्स्ट ईयर 5 किस्तों में डिडक्शन अलाउ है ना, तो जब वो पहली किस्त का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उस वक्त उनको ये ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। कब? जब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिडक्शन मैंने बोला 5 किस्तों में अलाउ है, 5 किस्तों में अलाउ है, ठीक है। मान लो एक एक्स लिमिटेड थी, उसने ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए, 5 किस्तों में डिडक्शन मिलना था, पहली किस्त का डिडक्शन क्लेम कर लिया, फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरी किस्त का डिडक्शन क्लेम कर लिया, फिर थर्ड ईयर में मिड ऑफ द ईयर में मान लो 1 जुलाई 2022 को इस एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के साथ अमलकमेशन हो गया। तो सिचुएशन क्या है? कोई एक्स लिमिटेड थी, उसने एक्सपेंस कर लिया था, उसको डिडक्शन 5 किस्तों में मिलना था, ठीक है। उसको डिडक्शन 5 किस्तों में मिलना था, 2 किस्तें उसने क्लेम कर ली रिस्पेक्टिव ईयर में, 3 किस्तें अभी बाकी बची हुई हैं,
लेकिन हुआ क्या कि इसका वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया। ठीक है, कब? थर्ड ईयर में इसका अमलगमेशन हो गया या डीमर्जर हो गया। कब? वो भी मिड ऑफ द ईयर में हुआ, 1 जुलाई 2022। ठीक है, ये थर्ड ईयर है। तो मिड ऑफ द ईयर में अमलगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ। तो सवाल पैदा होता है, बाकी के 3 किस्तें क्या वाई लिमिटेड क्लेम कर पाएगा? तो बाकी की 3 किस्तें वाई लिमिटेड को अलाउ हो जाएंगे क्या? अब थर्ड ईयर का डिडक्शन, एक पर्टिकुलरली थर्ड ईयर का डिडक्शन, वो क्या, जब अमलगमेशन डीमर्जर मिड ऑफ द ईयर में हुआ है तो थर्ड ईयर का डिडक्शन क्या प्रोपोर्शनेट होगा, टाइम रेशियो में बटेगा क्या थर्ड ईयर का डिडक्शन? नो, थर्ड ईयर का पूरा डिडक्शन सक्सेसर वाई लिमिटेड को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोविजन यहां दे रखा है, ये प्रोविजन यहां दे रखा है। अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो इस सेक्शन के प्रोविजंस कंटिन्यू एप्लीकेबल होंगे ट्रांसफरी कंपनी पर, जैसे ट्रांसफरर कंपनी में एप्लीकेबल होते। अगर ये अमलगमेशन डीमर्जर नहीं हुआ होता तो जैसे ट्रांसफरर कंपनी पे ये प्रोविजंस लगते, ट्रांसफरी कंपनी पे भी सेम मैनर में प्रोविजंस लगेंगे। मतलब बाकी की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ट्रांसफरी कंपनी क्लेम कर सकती है। और अगर अमलगमेशन मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, अमलगमेशन डीमर्जर मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, ठीक है, तो जिस साल ऐसा हुआ है, जिस साल ऐसे हुआ, अगर मिड ऑफ द ईयर में हुआ, जैसे ये थर्ड ईयर है, 1 जुलाई 2022 को हुआ। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर है, क्या थर्ड ईयर का डिडक्शन टाइम रेशियो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नो, पूरा का पूरा थर्ड ईयर का डिडक्शन, पूरा का पूरा थर्ड ईयर का डिडक्शन सक्सेसर कंपनी को ही मिलेगा। तो ट्रांसफरर कंपनी को डिडक्शन मिलेगा ही नहीं थर्ड ईयर का, और न्यू कंपनी को ही, मतलब सक्सेसर कंपनी को ही पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला यहां पर, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर का डिडक्शन तो वाई लिमिटेड को मिलेगा ही। आपका अमलगमेशन वाला ईयर कौन सा है? थर्ड ईयर। अमलगमेशन मिड ऑफ द ईयर में हुआ, ठीक है, थर्ड ईयर का भी पूरा का पूरा डिडक्शन सक्सेसर वाई लिमिटेड को ही मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 35D। क्या यहां इस सेक्शन में शेयर इश्यूएंस और डिबेंचर इश्यूएंस के एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं क्या? यस, होते हैं। तो अगर एसएससी एक्सपेंस करता है ओरिजिनल शेयर्स और राइट शेयर्स के इश्यूएंस पर, इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा क्या इन एक्सपेंसेस का? यस, मिलेगा। बोनस शेयर्स के इश्यूएंस पर यस मिलेगा। डिबेंचर्स के इश्यूएंस पर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रेजिंग पर एक्सपेंस हुआ, जब तक सेक्शन 35D की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 35D में मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 35D की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या? एसएससी एलिजिबल एसएससी है, एसएससी इंडियन कंपनी है या रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है। ठीक है, और वो एलिजिबल एक्सपेंस कर रहा है। एलिजिबल एक्सपेंस क्या? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के प्रिपरेशन पर खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्वे पर एक्सपेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का खर्चा या लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एन एग्रीमेंट। मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब तक सेक्शन 35D की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन सारे एक्सपेंसेस का खर्चा 35D में अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन 35D की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ओरिजिनल शेयर्स और राइट शेयर्स के इश्यूएंस का खर्चा अलाउ होगा ही नहीं। क्यों? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी 3 खर्चे, बोनस शेयर्स के इश्यूएंस का खर्चा, डिबेंचर के इश्यूएंस का खर्चा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का खर्चा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ हो जाएगा। बाकी ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स के इश्यूएंस का खर्चा अलग होगा नहीं। ठीक है, क्यों? सेक्शन 35D की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सेक्शन 35D में मिलना नहीं है।
और किसी सेक्शन में मिलना नहीं, और सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में क्लेम करने जाएंगे तो वहां तो क्लियर दे रखा है कि खर्चा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है सेक्शन 35D। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन एसएससी को अलाउ हो जाता है। इसके लिए एसएससी को क्वालिफाइंग अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वालिफाइंग अमाउंट का डिडक्शन 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने सेक्शन 35D के लिए पढ़ी। प्रोविजन कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। X Limited is incorporated on Mumbai on September 10, 2022। इनकॉर्पोरेशन की डेट है सितंबर 10, 2022 इनकॉर्पोरेशन की डेट है। इनकॉर्पोरेशन की डेट इनकम टैक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। क्या इंपॉर्टेंस रखती है? डीसीबी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने प्रोडक्शन कब कमेंस किया? मार्च 10, 2023 को। तो इस दिन प्रोडक्शन कमेंस हो गया। ये है डीसीबी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यही इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए, कब इनकर किए? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो डिडक्शन कब से मिलेगा? जिस साल बिजनेस कमेंस होगा। डिडक्शन 5 किस्तों में मिलना है, बट स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जब बिजनेस कमेंस होगा, उस ईयर से डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जिस साल डीसीबी वाली डेट फॉल कर रही है ना, उस साल से डिडक्शन मिलेगा। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 से डिडक्शन मिलेगा। यह है स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंस क्या हुए? एक्सपेंस ऑन इनकॉर्पोरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंस पर खर्चा 95,000। ठीक है, चलिए हम एलिजिबल एक्सपेंस की एक लिस्ट बना देते हैं। कितने कितने खर्चे आपके एलिजिबल एक्सपेंस हैं? कितने खर्चे आपके एलिजिबल एक्सपेंस हुए? पहला हमने ये पढ़ा 95,000। ठीक है, एलिजिबल एक्सपेंस की लिस्ट बनाइए। एलिजिबल एक्सपेंस की लिस्ट बनाइए। फिर दूसरा खर्चा, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, ये सारा वर्क एसएससी ने खुद किया है। ठीक है, खर्चा हुआ 1,38,000। तो यस, ये भी एलिजिबल एक्सपेंस है 1,38,000, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर इंजीनियरिंग सर्विस, वर्क इज कैरिड ऑन बाय कंसर्न व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। दिक्कत हो गई, ये खर्चा ऐसे कंसर्न से ये काम नहीं करवाया, ये काम ऐसे कंसर्न से नहीं करवाया जो अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी है, तो इस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ऐसे कंसर्न से ये वर्क करवाते जो सीबीडीटी से अप्रूव्ड होता तो ये खर्चा अलग हो जाता। ठीक है, बट अभी ये काम, ये वर्क किससे करवाया? ऐसे कंसर्न से जो सीबीडीटी से अप्रूव्ड नहीं है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैंसिल, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं आगे? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। एज्यूमिंग आपको फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल की डिटेल दी जा रही है। कब की दी जा रही है? 31 मार्च 2023 के दिन की। मैंने बोला जो आपकी डीसीबी है, डीसीबी आपकी 10 मार्च 2023 है, तो इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च के दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कब की चाहिए? इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च के दिन की। ठीक है, तो इस दिन की आपको दे रखी है, आपको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है 55 लाख, और शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिनका रिपेमेंट पीरियड 7 साल से पहले नहीं आता है, ये टोटलिटी में कितना हो गया? 40 लाख, 13 लाख, 7 लाख। टोटल करो आप, कैलकुलेटर कितना हुआ? 40,
13 और 7 कितना हो गया? 60 लाख। 60 लाख हो गया ये। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट हुआ आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये है आपका 55 लाख। और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 60 लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपका 55 लाख। ठीक है, 55 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 60 लाख। इसमें से क्या करेंगे? हायर लेंगे। हायर कितना है? 60 लाख है। फिर उसमें से क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। 5%, तो 60 लाख का 5% आता है 60 लाख का 5% ये आता है 3 लाख। ठीक है, तो ये 3 लाख, ये 3 लाख क्या कहलाएगा? मैक्सिमम लिमिट। ये 3 लाख कहलाएगा मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, अब इस मैक्सिमम लिमिट 3 लाख को और एलिजिबल एक्सपेंस टोटल कितने हुए इसकी भी टोटल करिए। एलिजिबल एक्सपेंस की टोटल करिए। 95,000 और 138, ये एलिजिबल एक्सपेंस हुए आपके 233। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लिमिट आपकी 3 लाख और एलिजिबल एक्सपेंस क्या करेंगे? इन दोनों में से चेक करेंगे विच एवर इज लेस क्या है, विच एवर इज लेस। ठीक है, वो आपका कहलाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, तो विच एवर इज लेस क्या है? विच एवर इज लेस है आपका 2,33,000। अब इसका भी डिडक्शन कितना मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। तो डिडक्शन मिलेगा 233 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो डिवाइड बाय 5 46,600। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। डिडक्शन 5 साल में मिलेगा, एवरी ईयर 46,600। ठीक है, ये डिडक्शन हो गया। कब से शुरू होगा? प्रीवियस ईयर 22-23 से, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 से, टोटल 5 साल तक। अब यहां पर एक दिक्कत है, ये एक खर्चा एसएससी को सेक्शन 35D में अलाउ नहीं हुआ। कौन सा वाला? इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि वर्क ऐसे कंसर्न से करवाया एसएससी ने जो सीबीडीटी से अप्रूव्ड नहीं था, तो इस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिला। बट एसएससी इनडायरेक्टली इस खर्चे का डिडक्शन ले सकता है। कैसे? इस खर्चे का डिडक्शन सेक्शन 35D में तो नहीं मिलेगा। अब इसका डिडक्शन लेना है, किसी दूसरे सेक्शन में लेना है, तो उसके लिए टैक्स प्लानिंग की बात ढंग से समझना। हमने देखा एक्सपेंसेस ऑन इंजीनियरिंग सर्विसेज का डिडक्शन सेक्शन 35D में नहीं मिला। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज मान लीजिए किसी प्लांट मशीनरी से रिलेटेड थी, तो उस प्लांट मशीनरी से रिलेटेड थी, तो अगर इस इंजीनियरिंग सर्विस के खर्चे को एसएससी उस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर ले, तो उस प्लांट मशीनरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई कॉस्ट पर एसएससी को ज्यादा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो एसएससी एक काम करे, ये एक्सपेंस वो उस एसेट के साथ कैपिटलाइज कर दे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, तो एसएससी ये टैक्स प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, ये था आपका सेक्शन 35D पर
क्वेश्चन। अब सेक्शन 35D के बाद बात करते हैं सेक्शन 35DD की, अमोर्टाइजेशन ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज का अमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, काफी सारा एक्सपेंस होता है। रीजन, काफी सारी अथॉरिटीज की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है, तो काफी सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं, तो उसका डिडक्शन उन एक्सपेंसेस का डिडक्शन सेक्शन 35DD में मिल जाएगा। तो सेक्शन 35DD, बट एसएससी इंडियन कंपनी होना चाहिए, एसएससी इंडियन कंपनी होना चाहिए। अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस का डिडक्शन ओनली इंडियन कंपनी को अलाउ होगा और 5 किस्तों में मिलेगा। और ये एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर होने चाहिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। डिडक्शन 5 किस्तों में मिलेगा। स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन क्या होगा? जिस साल अमलगमेशन डीमर्जर हुआ है वो स्टार्टिंग ईयर ऑफ डिडक्शन है, 5 ईयर में डिडक्शन मिलेगा इन अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस का सेक्शन 35DD में, ठीक है। अब एक दिक्कत है यहां पर, देखिए, मान लीजिए X लिमिटेड, Y लिमिटेड, इनका अमलगमेशन हुआ। अगर एक्सप्रेस X लिमिटेड करती है, ठीक है, तो ये एक ही किस्त का डिडक्शन ले पाएगी, बाकी की 4 किस्तें इसकी वेस्ट हो जाएंगी। तो बेटर क्या रहेगा, जो एक्सपेंस करवाया जाए सक्सेसर से, एक्सपेंस सक्सेसर से करवाया जाए, Y लिमिटेड से एक्सपेंस करवाया जाए, ठीक है। X लिमिटेड प्रीडिसेसर कंपनी से एक्सपेंस करवाएंगे, वो एक ही इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन ले पाएगी, क्योंकि इस सेक्शन में डिडक्शन 5 किस्तों में मिलता है। तो अगर प्रीडिसेसर कंपनी, इसको बोलो प्रीडिसेसर कंपनी और नई कंपनी को बोलो सक्सेसर कंपनी, अगर प्रीडिसेसर कंपनी एक्सपेंस करेगी तो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट अलग होगी, ठीक है। बाद में तो वो प्रीडिसेसर कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो एक ही इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलेगा, बाकी की 4 किस्तें वेस्ट हो गई। वेस्ट कैसे हो गई? इस सेक्शन में लिखा नहीं है कि इस सेक्शन के प्रोविजंस जैसे ट्रांसफरर कंपनी पे एप्लीकेबल थे, ट्रांसफरी कंपनी में एप्लीकेबल हो गया, ऐसा नहीं लिखा है, तो बाकी की 4 किस्तें वेस्ट हो जाएंगी। तो टैक्स प्लानिंग के लिए ध्यान रखें, ये खर्चा अगर सक्सेसर कंपनी से करवाया जाए तो सक्सेसर कंपनी पूरी 5 किस्तें क्लेम कर पाएगी। टैक्स प्लानिंग के हिसाब से ये भी ध्यान रखा जाए। फिर नेक्स्ट सेक्शन 35DD है VRS एक्सपेंडिचर, ठीक है। VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट पर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉइज को VRS कंपनसेशन का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉय के लिए तो इनकम है, सैलरी एट में VRS कंपनसेशन टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय को, तो लेकिन एम्प्लॉयर के लिए तो ये एक्सपेंडिचर है, तो एम्प्लॉयर को इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सेक्शन 35DDA में मिलेगा। एसएससी कोई भी हो, एम्प्लॉयर है, किसके लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है? फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसने ये जो VRS पेमेंट किया, अपने एम्प्लॉय को VRS कंपनसेशन दिया, उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। बट डिडक्शन एक अलग तरीके से मिलेगा, ये डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है, ये तो है ये, लेकिन एक और दिक्कत है, सेक्शन में लिखा है जिस साल एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब से 5 किस्तों में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे एसएससी ने एक्सपेंडिचर कर दिया 5 लाख, आपने एम्प्लॉइज को सपोज 5 लाख VRS कंपनसेशन पे किया, तो पढ़ने से क्या लगता है कि 5 लाख का एक्चुअल पेमेंट कर दिया तो इस साल 5 लाख का डिडक्शन मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। जिस साल एक्चुअल पेमेंट किया 5 लाख किया,
लगता है कि 5 लाख का डिडक्शन मिल जाए, लेकिन सेक्शन में लिखा है जिस साल एक्चुअल पेमेंट किया तब से 5 साल की किस्तें अलाउ होंगी। मतलब इस साल 5 लाख का पेमेंट किया ना, इस साल 5 लाख का पेमेंट किया तो इस साल 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, और बाकी के 4 लाख का सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में। ठीक है, सेक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर है, बट तो 5 लाख पे किया, पूरा 5 लाख अलाउ नहीं हो रहा है। जिस साल एक्चुअल पेमेंट किया तब से 5 किस्तें बनेंगी, तो जितना जितना पेमेंट जब जब किया तब से 5-5 किस्तें बनानी है, उतना उतना डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35 DDA में। अभी देखेंगे इसको, हम एक क्वेश्चन से समझेंगे इसको। और अगर अमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो अगर एक इंडियन कंपनी का अमलगमेशन डीमर्जर होता है एक दूसरी इंडियन कंपनी के साथ, ठीक है, या एक पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में कन्वर्जन होता है, या एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का कंपनी में कन्वर्जन होता है, या एक प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसका LLP में कन्वर्जन हो रहा है, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का LLP में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जो पुराना पर्सन था उसको हम बोलेंगे प्रीडिसेसर, और जो नया SSE है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हुआ LLP में, पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हुआ LLP में, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रीडिसेसर और LLP वो सक्सेसर। ठीक है, तो अब यहां क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है, अमालगमेशन होता है, डीमर्जर होता है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कन्वर्जन होता है, तो उस केस में क्या होगा, देन डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू सक्सेसर, सक्सेसर को ये डिडक्शन मिलेगा, सक्सेसर को डिडक्शन मिलेगा। तो 5 किस्तें मान लीजिए, टोटल 5 किस्तें, प्रीडिसेसर ने खर्चा कर दिया 5 लाख का। ठीक है, प्रीडिसेसर ने खर्चा कर दिया 5 लाख का, प्रीडिसेसर मान लो 2 किस्तें क्लेम कर पाया, बाकी की 3 किस्तें बची हुई है, तो बाकी की बची हुई 3 किस्तें सक्सेसर को अलाउ हो जाएंगी। ठीक है, और मान लो 3rd ईयर में भी अमालगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन मिड ऑफ द ईयर में हुआ, तो 3rd ईयर का डिडक्शन पूरा का पूरा, 3rd ईयर का डिडक्शन पूरा का पूरा सक्सेसर को ही मिलेगा। 3rd ईयर में अगर अमालगमेशन, डीमर्जर मिड ऑफ द ईयर में भी हुआ है ना, तो 3rd ईयर का जो डिडक्शन है प्रीडिसेसर सक्सेसर में टाइम रेशियो में नहीं बटेगा, 3rd ईयर का पूरा डिडक्शन सक्सेसर को ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात दे रखी है, अगर इन द ईयर ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, कन्वर्जन होता है, ट्रांसफरर को डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, पूरा का पूरा डिडक्शन ट्रांसफर यानी सक्सेसर को ही मिलेगा। ये था VRS कंपनसेशन। SSE एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज को VRS कंपनसेशन का पेमेंट करता है, डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, और जब पेमेंट किया तब से 5 किस्तें अलाउ होगी। ठीक है, ये सेक्शन सिर्फ VRS कंपनसेशन के पेमेंट को ही कवर करता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मान लो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे करता है, या कंपल्सरी टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का कंपनसेशन पे करता है, तो फिर उसका डिडक्शन तो सेक्शन 35 DDA में मिलेगा नहीं। तो फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या कंपल्सरी टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, इसका कंपनसेशन दिया एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंडिचर है, इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया सेक्शन 35 DDA। चलिए इस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ R Limited, each employee will get voluntary retirement compensation in 3 installments, 3 इंस्टॉलमेंट होंगी। कई बार देखिए, ये अमाउंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है,
तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, ठीक है। तो मान लो 15 लाख देना था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला इस साल 5 लाख दूंगा, अगले साल 5 लाख दूंगा, उसके अगले साल 5 लाख दूंगा। तो जब जब जितना जितना पेमेंट हुआ है ना, उसकी 5-5 किस्तें बनेगी। पहले साल 5 लाख हुआ तो उसकी 5 किस्तें बनेगी, ठीक है। दूसरे साल 5 लाख हुआ, उसकी 5 किस्तें बनेगी। तीसरे साल 5 लाख पे हुआ, उसकी 5 किस्तें बनेगी। इस तरीके से डिडक्शन अलाउ होगा। खैर, यहां इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 इंस्टॉलमेंट है, उसमें वॉलेंटरी रिटायरमेंट के टाइम पर 35% दे देंगे, ठीक है। फिर इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट जो भी ईयर आ रहा है, अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसके नवंबर में देंगे बाकी का 10%। मतलब जिस साल रिटायरमेंट हुआ उस साल 35% देंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में 10% देंगे, फिर उसके भी नेक्स्ट ईयर में 55% देंगे। तो जिस साल रिटायरमेंट हुआ उस साल 35% देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर में 10% देंगे, और उसके भी नेक्स्ट ईयर में 55% देंगे। इस तरीके से बात हो रही है। ये स्कीम ओपन हुई है, वीआरएस की स्कीम एम्प्लॉयर ओपन करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ओपन हुई है। अब इस साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल 23 एम्प्लॉयज ने वीआरएस ले लिया, और उनका टोटल कंपनसेशन बनता है 60 लाख। बट 60 लाख इकट्ठा तो पे करेंगे नहीं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। तो सेक्शन 35 DTA का डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो देखो, 60 लाख है, इकट्ठा तो पे नहीं करेंगे, 3 किस्तों में कर रहे हैं ना, तो 3 किस्तों में तो कर रहे हैं, लेकिन किस्तें बनाओ, उसकी किस्तें बनाओ 60 लाख में से जब रिटायरमेंट होगा फर्स्ट ईयर, फिर उसका अगला साल सेकेंड ईयर, फिर उसका थर्ड ईयर, ठीक है। तो पहले साल कितना पे करेंगे? 35%। पहले साल 35%, दूसरे साल 10%, और तीसरे साल 55%। तो 55% तो कितना बनता है? 60 लाख का 35%, 21 लाख, ठीक है। और 10% 6 लाख, और 60 लाख का 55% ये बनता है 33 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट होना है। ये वीआरएस वाले ईयर में, ये उसके अगले ईयर में, ये उसके भी अगले ईयर में, इस तरीके से टोटल 60 लाख का पेमेंट होना है। तो देखिए, जब जितना पेमेंट हुआ, पहले साल वीआरएस वाले ईयर में 21 लाख का हुआ पेमेंट, तो उस 21 लाख का पेमेंट जिस ईयर में हुआ, जिस साल में पेमेंट हुआ 21 लाख का, तब से 5 किस्तें बनाओ, ठीक है। तो 21 लाख की 5 किस्तें, 21 लाख की 5 किस्तें बनाओ, ठीक है, डिवाइड बाय 5, 4,20,000, 4,20,000, 5 साल इसकी 5 किस्तें हो गई। फिर 6 लाख पे कब हुआ? 23-24 में, मतलब अगले साल में। तो 6 लाख की 5 किस्तें बनाओ, तो 6 लाख की 5 किस्तें बनाओ, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंस्टॉलमेंट्स, 1,20,000। जब जितना पे हुआ, एक्चुअली पे हुआ, तब से 5 किस्तें बनाओ, ठीक है। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 33 लाख की है, ठीक है। 33 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट, 33 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट, 33 लाख डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट बनेगी 6,60,000 की। तो जब पे हुआ तब से 5 किस्तें, जब पे हुआ तब से 5 किस्तें। अब एड ऑन करो, पहले साल 4,20,000, दूसरे साल 5,40,000, तीसरे साल एड ऑन कर दो ऐसे, ठीक है।
इस तरीके से डिडक्शन मिलेगा। बात समझ आई? तो क्या था, जब से आपने एक्चुअल पेमेंट किया तब से 5 किस्तें बनानी है। अब एक्चुअल पेमेंट भी आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, आपने एक्चुअल पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में किया, तो हर इंस्टॉलमेंट की 5 किस्तें, हर इंस्टॉलमेंट का 5-5, ठीक है। इस तरीके से डिडक्शन मिलेगा वीआरएस एक्सपेंडिचर का सेक्शन 35 DDA में। चलिए, तो आज हमने काफी सारे सेक्शंस कर लिए, क्वेश्चन बैंक में हमने ये कर लिया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे।